गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास के स्टूडेंट्स, बेसिक क्लास ख़त्म हो गई। आज से अपन केमिस्ट्री का यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसलिए मैंने स्टार्ट लिया कि ताकि आपको पहले एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और उनके रहने की जगह और उनसे रिलेटेड किया गया साइंटिस्टों का वर्क, काम किया गया, ये हमें मालूम हो जाए। तो फिर हम पहला यूनिट जो बेसिक कैलकुलेशन है वो पूरी केमिस्ट्री के बेसिक्स हमको सिखाता, उसमें हमें आसानी हो जाती है। इसलिए अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करें। लिखिए पहला टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जितना लिखा दिया गया उतना आपको याद रखना है और जो होमवर्क दिया गया उसको बराबर पूरा करना है। दिए गए टाइम से पहले सबमिट करना है। लिखे। आपको याद होगा अपन ने बेसिक्स में या बचपन से भी आप पढ़ते आए 8, 9, 10 क्लास से कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं। दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल पार्टिकल्स। एटम के अंदर कौन कौन होते हैं? एटम कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटम के अंदर 3 अपने पास फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अच्छे से क्लियर हो गया? एटम में कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब सवाल ये पैदा होता कि सर हम साइंस के स्टूडेंट हैं, आप जो कहोगे हम मान लेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन है? या फिर आप हमें वो एक्सपेरिमेंट्स बताओ तो जिसे उन एक्सपेरिमेंट्स को देखकर हमें भी समझ में आए कि आपने जो इलेक्ट्रॉन को ढूंढा, सच बात कह रहे हो, वो इलेक्ट्रॉन है। इसलिए अपना पहला सब हेडिंग चलेगी, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। लिखे। पहला पॉइंट तो ये था, एटम कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन। सेकेंड में सब हेडिंग डालो, डिस्कवरी ऑफ सब फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्लियर? उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लिखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसका दूसरा नाम है कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट। दूसरा नाम है इसका कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट। क्लियर? कौन कर रहे हैं उनका भी नाम लिखो, जे थॉमसन। कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट कौन कर रहे हैं? बाय जे थॉमसन। क्लियर? अब बेटा ये डायग्राम बनाएंगे, ये फर्स्ट डायग्राम बनाओ। ये ट्यूब है, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ये कैथोड और ये एनोड। ये एक्सटर्नल सर्किट है और यहाँ बैटरी को कनेक्ट है। बैटरी को कनेक्ट करने के टाइम पे ध्यान में रखना, जो छोटी लाइन होगी पैरेलल लाइंस में, जिसकी हाइट कम होगी या जिसकी लेंथ कम होगी वो कैथोड होता है, और जिसकी हाइट या लेंथ ज़्यादा होती है वो एनोड होता है। क्लियर? और यहाँ पे हमने एक वैक्यूम पंप लगाया। बना चुके डायग्राम। अब जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। आपके घर में या आप अभी जहाँ बैठे होंगे वहाँ ट्यूबलाइट होगी, ज़रा ट्यूबलाइट को देखो। तो बेटा वो ट्यूबलाइट यही है, ये वो ट्यूबलाइट है जिसमें से लाइट आ रही है। और वो ट्यूबलाइट जो पट्टी पे लगी होगी, वो पट्टी के पास 2 पॉइंट्स होंगे, एक कैथोड और एक एनोड, और वो पीछे से 2 तार जाकर घर के सर्किट में लगे होंगे। बिल्कुल वही है। आपको बताते चलूं, ट्यूबलाइट को एक्चुअल केमिस्ट्री की दुनिया में डिस्चार्ज ट्यूब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्चार्ज ट्यूब। अगर हम नॉर्मल दुनिया में अपनी लाइफ में भी डिस्चार्ज ट्यूब नाम रखते तो हमारे लिए दिक्कत हो जाती।
अभी आप किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप पर जाओ और उनसे बोलो ट्यूब लाइट दो, यानी ऐसा ट्यूब दो जिसमें से लाइट आती है, वो तुरंत निकाल के दे देंगे। और अगर आपने उनको कहा कि डिस्चार्ज ट्यूब दो, तो उन्हें ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई डिस्चार्ज ट्यूब बोले तो क्या देना है। अब समझ में आ गई बात? तो देखो अब ध्यान से, हमने वही ट्यूब लाइट ले ली, डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया, यहाँ पर एक कैथोड हो गया, यहाँ एक एनोड हो गया, और यहाँ पर हमने वैक्यूम क्रिएट करने के लिए एक पंप लगाया या वैक्यूम क्रिएटर। सवाल ये पैदा होता कि सर आपने वैक्यूम का पंप, बस अपने घर के ट्यूबलाइट में ये पार्ट नहीं होता है। सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने वैक्यूम पंप क्यों रखा? क्योंकि आपको मालूम है एटमॉस्फेयर जहाँ भी खाली जगह देखता है वहाँ चला जाता है और अपना प्रेशर लगाता है, जो एटमॉस्फेरिक 1 ATM होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 ATM एटमॉस्फेयर का प्रेशर। बात समझ में आ गई? कितना प्रेशर? 1। बेटा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गैस कंडक्टर की तरह काम नहीं करते हैं। गैस डज नॉट बिहेव एज ए कंडक्टर एट 1 ATM। याद हो गई बात? सर ये कंडक्टर क्या होते हैं? तो आपको ध्यान होगा, अगर कोई इलेक्ट्रिक वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है और मैं मेटालिक स्ट्रिप आयरन का रॉड उसको अगर टच करता हूँ तो करंट लगेगा। कंडक्टर का मतलब जिसमें करंट फ्लो होता है, सॉलिड के अंदर करंट फ्लो होता है और जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का पैसेज पॉसिबल है, उसको कहते हैं मेटालिक कंडक्टर्स। सभी सॉलिड्स कंडक्टर्स होते हैं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं। वुड, WOOD, लकड़ी, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है जब ड्राई रहती है, तो ये बैड कंडक्टर है। उसी तरह जब आप प्रेशर कम करोगे, रिड्यूस करोगे 10⁻⁻4 ATM, 10⁻⁻4 ATM, जब आप इसके प्रेशर को रिड्यूस किया, कम किया और पोटेंशियल हाई रखा, हाई पोटेंशियल रखा, पोटेंशियल हाई है, प्रेशर कम है, तो ये गैस बिहेव एज ए कंडक्टर। ये लाइन को स्टार बनाकर लिखिए। एट रिड्यूस्ड, पर डायग्राम बना लिए होंगे और सारे लेबलिंग भी कर लिए होंगे। इधर एनोड है पॉजिटिवली चार्ज, जो बड़ी डंडी से तार कनेक्ट होगा। कैथोड है नेगेटिवली चार्ज, जो छोटी डंडी से होगा। यहाँ वैक्यूम पंप रखा गया है। अंदर अब हम अभी अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी बाहरी वायर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने प्रेशर किया, हाई पोटेंशियल और रिड्यूस प्रेशर। अब आप लिखिए उसके नीचे पहला पॉइंट, एट हाई प्रेशर, सॉरी इसको सही चेक करो, एट रिड्यूस्ड प्रेशर, प्रेशर कम करना है तभी तो वैक्यूम के लिए पंप लगा रहे हैं। एट रिड्यूस्ड प्रेशर, प्रेशर कम करो, एंड हाई पोटेंशियल, पोटेंशियल हाई रखो। घर में 110 220 ऐसे वोल्ट्स होते, वो नहीं, 10,000 वोल्ट का लगा। क्लियर? क्या? एट रिड्यूस्ड प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल, बात याद रखो भाई, प्रेशर कम होना है, पोटेंशियल हाई होना है, गैस बिहेव एज ए कंडक्टर। पहला पॉइंट याद हो गया। रिड्यूस प्रेशर पर, हाई पोटेंशियल पर गैस बिहेव करेंगे एज ए कंडक्टर। क्लियर? अब एक्सपेरिमेंट में सुनो। जैसे उन्होंने सर्किट कंप्लीट किया, स्विच ऑन किया, अंदर यहाँ पर हमने गैस भर के रखे हैं, गैस है अंदर। जैसे सर्किट कंप्लीट किया, स्विच ऑन किया, तो कुछ रेस कैथोड से चली एनोड की तरफ, मगर ये विजिबल नहीं हुई, मगर रेस चली है ऐसा लगा है, विजिबल नहीं हुई कि सच में रेस गई या नहीं गई, तो वो भी हमें मालूम होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, फिर एनोड में होल्स किए। देखो ये अब नीचे वाले एक्सपेरिमेंट, एनोड में इन्होंने होल किए
होल कर पीछे की स्क्रीन पर ये कोटिंग आपको ब्लू पेन से ये कोट दिख रहा है, ब्लैक पेन से ट्यूब है, ब्लू से कोट है, और ये ब्लू फ्लोरोसेंट कोटिंग करी ZNS, ये ब्लू कलर से जो कोटिंग है वो ZNS की। तो बेटा यहां पर चमक पड़ी है, स्कैंटिलेशन हुआ, स्कैंटिलेशन, पटाखा फोड़ते हो आप तो देखोगे चमकता है फिर खत्म हो जाता है, मगर उसमें साउंड भी रहता है, यहाँ साउंड नहीं होगा। ग्रीन कलर का टाइनी फ्लैशेस आए, हल्का सा पड़ा, चमका, खत्म हो गया। इसका मतलब यहां से कुछ रेस चली है। कहां से चली? कैथोड से। किस तरफ चली? एनोड पर। हमने डिटेक्ट किस पर किया? ZNS पर। ZNS पर कैसे डिटेक्ट किया? स्कैंटिलेशन, SCANTALITION, स्कैंटिलेशन, फ्लोरोसेंट कोटिंग से। यहां तक समझ में आया? हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, कुछ रेस कैथोड से चली, किसकी तरफ चली? एनोड की तरफ। तो भाई कहां से चले आप? कैथोड से, तो नाम क्या होगा? कैथोड रेस। नेक्स्ट पॉइंट, सम रेस ट्रैवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड आर कॉल्ड एज कैथोड रेस। कैथोड रेस को हाईलाइट करके लिखो। सम रेस आर ट्रैवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड आर कॉल्ड एज कैथोड रेस। क्लियर? यानी यहाँ पर हमारे पास गैस भरी हुई है, हमने स्विच ऑन किया, यहाँ से कुछ रेस चली एनोड की तरफ और उसको नाम दिया गया कैथोड रेस। सेकेंड पॉइंट, दे आर डिटेक्टेड इन एनोड रीजन। एनोड के रीजन में दे आर डिटेक्टेड। अभी पहले ये डायग्राम बनाएं, आप पहले पॉइंट्स लिखेंगे फिर ये बनाएंगे। दे आर डिटेक्टेड in anode region. Third point, anode region is coated with ZNS, zinc sulfide. Anode region, third point, anode region is coated with ZNS, zinc sulfide. Anode region coated with ZNS, zinc sulfide, called as fluorescent coating. Fluorescent coating. Fourth point, cathode rays gives green color scintillation. Green color scintillation. ब्रैकेट में लिखो टाइनी, छोटा, TINY, फ्लैश, छोटे फ्लैश। ब्रैकेट क्लोज। ऑन ZNS स्क्रीन, on ZNS screen, called as fluorescent screen, called as fluorescent screen. क्लियर? कौन सी रेज है भाई? कैथोड रेज है। क्यों कह रहे हो कैथोड रेज? क्योंकि ये कैथोड से चली। किस तरफ चली? एनोड की तरफ चली। आपने कैसे डिटेक्ट किया? हमने एनोड रीजन में ZNS की पुताई कर दी, पेंट कर दिया। ZNS क्या है? फ्लोरोसेंट कोटिंग है,
ये चार्ज पार्टिकल्स को स्ट्राइक करने पर लाइट के रूप में डिटेक्ट कर लेता है। कैसे कलर की लाइट मिली? ग्रीन कलर की। कौन से रीजन में? एनोड रीजन में। जब एनोड पूरा सॉलिड था तब डिटेक्ट हुआ? नहीं, हमने उसमें होल किया ताकि इस रेस को पास होने दें, तब हमने डिटेक्ट किया। क्लियर? हम इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए निकले हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए निकले हैं। जे थॉमसन ये सारा काम करना है। क्लियर? और ये डिस्चार्ज ट्यूब जो बनाया वो जे थॉमसन ने नहीं बनाया था। डिस्चार्ज ट्यूब बनाने वाले साइंटिस्ट जूलियस प्लक्कर, जैसे अपने घर में फिलिप्स की ट्यूबलाइट चल रही है या सूर्या बल्ब जल रहा है या सूर्या की ट्यूब, वो ट्यूब तो बनाई थी सूर्या कंपनी ने, या वो ट्यूब बनाई फिलिप्स ने, या वो ट्यूब बनाई हेवल्स ने, मगर यूज़ हो रही अपने घर में। उसी तरह जूलियस प्लक्कर ने ये डिस्चार्ज ट्यूब बनाया और यूज़ कर रहे हैं जे थॉमसन। डिस्चार्ज ट्यूब जिसमें हम प्रेशर कम रखेंगे, रेड्यूस, पोटेंशियल हाई रखेंगे। क्यों? ताकि गैस बिहेव एज ए कंडक्टर। पहली बात हो गई। फिर हमने देखा कुछ रेस कैथोड से एनोड की तरफ चली। इन रेस को पकड़ने के लिए हमने एनोड के पास कुछ होल किए, पीछे हमने ZNS लगा डाला, तो ZNS पे हमें टाइनी फ्लैशेस मिले। हमने कहा यस, कुछ रेस आके टकराई हैं। कहाँ से चली भाई? कैथोड, तो नाम क्या हो गया? कैथोड रेस। फिर हमने देखा ये रेस कैसे जा रही हैं। तो जब कोई फील्ड नहीं होती है, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट होती है, तो ये रेस सीधे सीधे चलती है, सीधे ट्रैवल करती है, कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन they travel in straight line in the absence of electric and magnetic field. In the absence of electric and magnetic field, yani they are undeflected in the absence of electric and magnetic field. Clear बेटा? कहाँ से चली? कैथोड से। किस तरफ चली? एनोड पर। कहाँ डिटेक्ट हुई? एनोड रीजन पर। किस पर दिखाई दी? ZNS पर। कैसे दिखाई दी? टाइनी फ्लैश या ग्रीन कलर स्कैंटिलेशन। चलने का रास्ता, जब फील्ड अप्लाई नहीं करोगे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक, तो ये स्ट्रेट चलती है। हो गया? अब ये पॉइंट्स के बाद अब ये डायग्राम भी बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब विथ परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड माने छन्नी वाला, छेद वाला, छन्नी वाला। चाय बनाकर जो छानते हो वो परफोरेटेड कहते हैं, छन्नी को। ये डायग्राम बना। डायग्राम बना लिए। जल्दी बनाओ, पूरा लिखो। ये कैथोड है, ये टर्मिनल छोटी डंडी से कनेक्ट होगा। ये एनोड है, टर्मिनल बड़ी डंडी से कनेक्ट होगा। ZNS की कोटिंग है, हाई वोल्टेज है। यहाँ पर अपन ने रिड्यूस प्रेशर रखा। क्लियर हो गया? यानी हमने लिखा था कि कैथोड रे सीधे सीधे चल रही है। क्या डिफ्लेक्ट हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों? आपने कोई फील्ड अप्लाई ही नहीं करी। अब हम फील्ड अप्लाई करने जा रहे हैं ताकि हम देखना चाह रहे हैं
कि कैथोड रेस में चार्ज होगा कि नहीं होगा। तो बेटा आप ज़रा ये डायग्राम देखो, ध्यान से देखो, ये कैथोड है, आपको ये डायग्राम भी बनाना होगा, पहले समझो उसके बाद में बनाएंगे। ये कैथोड है और ये एनोड है, यानी कि ये इतना पार्ट ये था, समझो ये इतना पार्ट पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये इतना पार्ट, ये जो रीजन है, अब हमने इस पे काम किया, याद रखो ये जो रीजन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। देखो ये ZNS स्क्रीन और ये एनोड, ये ZNS स्क्रीन। क्यों? किताब में अपने पास डायग्राम तो है, ऐसे ही अपने को टीचर्स डायग्राम डाल देते, बताते नहीं भैया कहाँ से कौन सी चीज़ आई, बस ये बता देते यहाँ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो लड़का कंफ्यूज होता, भाई यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे कुछ है, कैसे? तो आपको मैं अच्छे से बता रहा हूँ। ये इसके अंदर दोनों ट्यूब की जगह बताई गई, इतना वाला ट्यूब ये है, फिर ये वाला रीजन जो है वो ये है। उम्मीद है आप डायग्राम समझ में आ गया होगा, हाँ या ना? चल बेटा अब इधर देख, ये एनोड था, यहाँ ZNS स्क्रीन थी, तो ये कैथोड रेस ये सीधी चलते चले गए, यहाँ B पॉइंट पे डिटेक्ट हुई। क्यों? अभी आपने इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं रखी। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं रखी तो कैथोड रेस कहाँ पर डिटेक्ट हो रही है? B पॉइंट पर। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं एनोड और ZNS के बीच में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, यानी कि मेरे एक्सपेरिमेंट का रीजन सिर्फ ये है, ये एक्सपेरिमेंट रीजन है, जो आगे जाकर ये रीजन बन रहा, ये वाला पूरा रीजन। तो एनोड और ZNS की स्क्रीन के बीच में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमने देखा एनोड रेस, एनोड के पीछे से जो जा रही थी रेस, यानी एनोड को क्रॉस करके जब निकली कैथोड रेस, पॉइंट B पर डिटेक्ट हुई, क्योंकि मैंने ना इलेक्ट्रिक फील्ड रखी ना मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको मैं छुपा दे रहा हूँ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड छुप गई। तो अब मैंने इलेक्ट्रिक प्लेट्स रखी, देखो ये मैंने ब्लैक में इलेक्ट्रिक फील्ड रख रहा हूँ, ये ब्लैक पेन से जो फील्ड बता रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ भी ये प्लेट है, देखो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी। दो चार्ज प्लेट्स लगा दिए, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। तो मैं क्या देखता हूँ, तो ये जो चार्ज प्लेट लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने अप्लाई किया तो ये पॉइंट B की तरफ कैथोड रेस नहीं गई, कैथोड पर ऐसे जा रही थी, जैसे चार्ज लगाए तो ये डिफ्लेक्ट हुई और डिफ्लेक्ट होकर इधर गई। देखो पहले इसके जाने का रास्ता ऐसे था, ये पहले ऐसे जा रही थी, जैसे ही आपने चार्ज लगाया तो चार्ज लगाते ये ऐसे हुई और ऐसे गई, यानी पॉइंट A की तरफ चली। यानी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैथोड रेस आर डिफ्लेक्टेड। चलो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर देखा भाई कैथोड रेस डिफ्लेक्ट हो रही, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दी। अब हमने मैग्नेट लगा दिया जो परपेंडिकुलर, देखो ऐसे लगाया, ये कैथोड रेस जा रही और मैग्नेट हमने ऐसे लगाया, तीन एक्सिस यूज कर रहे हैं, रेस इधर जा रही, हमने ये मैग्नेट लगाया। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इस पर लगाए थे परपेंडिकुलर, दे आर परपेंडिकुलर। देखो एक एक्सिस ये हुई, दूसरी ये हुई और तीसरी आपकी साइड। तो अब हमने मैग्नेट लगाया, मैग्नेट लगाया तो कैथोड रेस B पर नहीं गई, बल्कि कैथोड रेस डिफ्लेक्ट होकर C की तरफ चली गई। यानी कैथोड रेस ऐसे जा रही थी जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई थी, एब्सेंट थी। हमने मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ इधर लगाया, साउथ इधर लगाया, तो ये कैथोड रेस ऐसे नहीं जाकर ये अब ऐसे डिफ्लेक्ट हुई और पॉइंट C पर डिटेक्ट हुई। अच्छे से पॉइंट्स क्लियर हो गए। मैंने पूछा बोलो बच्चा पॉइंट B कब मिलेगा, तो आप बोलेंगे जब सर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी। मैंने बोला बोलो कैथोड रेस मुझे A पर डिटेक्ट कब, क्योंकि ये ZNS स्क्रीन है, ZNS पर फ्लैश आकर यहाँ दिखाई दिया, A पर दिखाई दिया। मैंने बोला बोलो A पर कब दिखाएगा फ्लैश, तो आप बोलोगे सर A पे फ्लैश कब दिखेगा, तो आप बोलोगे सर जब आप सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएंगे। मैंने बोला कि बताओ C पर फ्लैश कब दिखेगा, तो आप बोलोगे सर जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाओगे। इज इट क्लियर? यानी
कैथोड रेज जो ट्रैवल कर रही थी स्ट्रेट लाइन में इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड, या ये कह लो कि द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन ए कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड। वो पार्टिकल जो कैथोड रेस में प्रेजेंट है वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और इनका डिफ्लेक्शन प्रूव्स दैट, उनका डिफ्लेक्शन प्रूव कर रहा है कि दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। द डिफ्लेक्शन इज प्रूव्स दैट दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कैथोड रेस are deflected in electric and magnetic field। ब्रैकेट में लिख लो the particles which are present in cathode rays, the particles which are present in cathode rays। Clear? Next point, the cathode rays particles shows negative charge they are deflected towards positive field in the presence of electric charge or electric field or electric potential। बेटा कैथोड रेस के अंदर जो पार्टिकल्स है, या ये कह लो कैथोड रेस जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ टर्न हो रहा है। उससे प्रूफ हो रहा है दे आर कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। दे कंसिस्ट ऑफ, क्या प्रूफ हो रहा बेटा उससे? दे आर कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, यानी कैथोड रेस आर कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। क्लियर? तो भाई अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो चार्ज कितना है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो चार्ज के लिए मुलिकिन एक साइंटिस्ट हैं जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट यूज करके चार्ज निकालते हैं, जो आपको फिजिक्स में पूरा एक्सपेरिमेंट दिया है उसको पढ़ना है। ये केमिस्ट्री के पार्ट से दूर है, खाली केमिस्ट्री में इंटेक्स में एक डायग्राम देकर एक्सप्लेन किया ऐसे निकाला जाता है। इसके डिटेल आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो इसलिए हम इतना याद रखेंगे कि हम कैथोड रेस में जो पार्टिकल है उसका चार्ज जब निकालें तो बेटा अपने को चार्ज प्रेजेंट ऑन कैथोड रेस पार्टिकल 1.6 इज 10⁻⁻19 कूलम, और नेगेटिव चार्ज है इसलिए हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे ये चार्ज ऑफ कैथोड रेस पार्टिकल। लिख लो, याद रखना है ये चार्ज ऑफ कैथोड रेस पार्टिकल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। उम्मीद है यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बेटा आज मैं लेक्चर, ये वीडियो में लेक्चर को यहीं रोक रहा हूँ, आगे का नेक्स्ट लेक्चर में